हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारी 17 नंबर की क्लास है और 17 नंबर की क्लास में हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 के जितने भी पेपर्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका बाइलिंगुअल वाला काम हो चुका है, तीसरी क्लास है बाइलिंगुअल में। उससे पहले जो हमारी क्लास थी वो सिर्फ हिंदी में या फिर प्रॉपर इंग्लिश में ही हो पा रही थी। अब ये हमारी क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल होने लग गई है। ठीक है। और आपका जो ग्रुप है वो आज अपडेट नहीं हो पाएगा। मतलब आज मैं कोशिश करूंगा जितना अपडेट हो सके, लेकिन कल 11 बजे तक 11 AM तक आपका ग्रुप अपडेट हो जाएगा, यानी कि सैटरडे को। और सैटरडे को जो डाउट ग्रुप अपडेट होगा, संडे को आपको 5 बजे शाम को, संडे को 5 बजे उन्हीं क्वेश्चंस की जो क्लास है वो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। 5 PM पे आपको यहाँ पे क्लास मिल जाएगी संडे को। ठीक है। बाकी जिसने ग्रुप नहीं करा है और प्रिपरेशन कर रहा है तो भाई ये ग्रुप है, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। दो ग्रुप मिलेंगे, कीस्टोन क्लासेस और डीएसएसबी डाउट ग्रुप का। कीस्टोन क्लासेस में नोटिफिकेशन आएंगी, डाउट ग्रुप में सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे और उनके सॉल्यूशंस आएंगे हैंड रिटन, जो मेरी तरफ से होंगे। वो एज ए गिफ्ट समझ लो। जो जितने भी पेपर मैं कराता रहूंगा उतने ही पेपर उसमें अपडेट होते रहेंगे। आज कल में उसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 पूरा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी वो क्लास भी अब ये लास्ट ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि टू मैन स्टार्ट टुगेदर टू वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस, वन एट 6 km/h, अनदर एट 3 km/h। द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले, बिफोर द लेटर, मतलब कि पहले वाला दूसरे वाले से आधा घंटा पहले आ जाता है, आधा घंटा पहले आ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन हिंदी में भी है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, जिसमें आप लोगों को सुटेबल लगे उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये हमारा हमें दिख रहा है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, तो आपको टीएसडी का टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि ये टीएसडी का टॉपिक है। लेकिन हम इस तरीके के क्वेश्चंस को हम टीएसडी के टॉपिक से कंप्लीट करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्पीड जो है वो 6 और 3 km/h है। तो मेरे को पता है डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टाइम हमारा उल्टा हो जाएगा, टाइम हमारा 3 और 6 के रेशो में हो जाएगा। अगर मैं इसके रेशो की बात करूं, मैं बिना काटे रेशो की बात करूं, जब हम टाइम एंड वर्क करते हैं तो हम रेशोज को कट कर लेते हैं। लेकिन जब हम क्या काम करते हैं, हम टीएसडी का टॉपिक में रेशो लगाते हैं तो हम उसे कट करना नहीं प्रेफर करते, क्योंकि वहां से कैलकुलेशंस जो है पजल होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो हम इसे 6 3 और 3 6 ही लिखेंगे, लेकिन होंगे ये रेशो में फिर भी। ठीक है। पहला दूसरे से आधे घंटे पहले आ जाता है। मैंने यहां से देखा आधे घंटे पहले आ रहा है, मेरे हिसाब से तो 3 पहले आ रहा है, यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो 30 मिनट है। अगर 30 की वैल्यू 30 मिनट है तो 1 की वैल्यू 10 मिनट होगी। अगर 1 की वैल्यू 10 मिनट होगी तो इसका 60 मिनट होगा और इसका 30 मिनट होगा। मैं सब कुछ बताना चाह रहा हूं जिससे कि आप जहां से पकड़ना चाहो वहां से पकड़ लो। अगर यहाँ पे चाल जो है 6 km/h है और आधा घंटा चल रहा है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई में 1/2। 30 मिनट को मैं 1/2 घंटा भी लिख सकता हूँ, यानी कि 3 किलोमीटर होगा। और यहाँ से भी पकड़ के आप यहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हो कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 24 और 34% की दो क्रमागत छूट 1246 रुपए की एकल छूट के बराबर है। मेरे से बोला कि 1246 रुपए की एकल छूट जो है वो बराबर है किसके, 24% और 34% की दो क्रमागत छूटों के बराबर। अब मेरे को पता है, अगर मेरे को इन दोनों को एक सिंगल छूट में पता करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। मेरे पास फॉर्मूला सदाबहार वाला है, सदाबहार वाले में डालेंगे और जो भी आउटपुट आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b/100। अब जो जिसके साथ निशान है वो उसके साथ निशान लगेगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है क्योंकि ये छूट की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे माइनस नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये एक्चुअल में -24% है और ये -34% है। जब आप इस इक्वेशन में डालने चलोगे इसको, तो आपको ये निशानों का बहुत ध्यान रखना है, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। सबसे ज्यादा ट्रिकी काम इस इक्वेशन का यही है कि आपको माइनस और प्लस की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों माइनस है तो हम ए और बी की जगह डाल देते हैं। ए की जगह मैंने -24 डाल दिया और प्लस में यहाँ पे माइनस का 34 डाल दिया, 34% डाल दिया। ठीक है। इसको कर दिया हमने ब्रैकेट पे बंद। सेकेंड वाले पे चले, प्लस माइनस जो भी बाहर है, -24 मल्टीप्लाई में -34/100। मेरे को यहाँ पता चला ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर दोनों प्लस हो जाएंगे तो 3 2 5 और 4 4 8,
यानी कि 58% हो जाएगा, माइनस का 58%, प्लस माइनस का माइनस, क्योंकि प्लस माइनस से यहाँ पे अंदर से प्लस बाहर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कटेंगे तो सही लेकिन वो फिर दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, पहले 24 और 34 की मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते हैं। 24 34 की मल्टीप्लीकेशन, 4 चौक 16 का 6, एक हासिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 20 और एक 21 का 1, 2 हासिल, और 3 दूनी 6 और 2 8, 816। 816 में 2 जीरो है नीचे, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो मेरा यहाँ से प्लस का निकल के आएगा 8.16%। यानी कि मेरी एकल छूट कितने के बराबर हो गई, मेरी एकल छूट बराबर हो गई 49.84% के बराबर। इसी की वैल्यू मेरे को क्या दी हुई है, इसी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में 1246 दी हुई है। 1246, तो मैं 100% की निकाल देता हूँ। 100% की निकालने के लिए क्या करेंगे, 1246 बटे में 4984 और मल्टीप्लाई में 100 की हो जाएगी। पॉइंट से मैं काटूंगा तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं काटूंगा तो ये पूरा कट जाएगा 4 से, 4 से कट जाएगा, और 4 से ये कट के क्या आएगा, हमारा 100% की वैल्यू आ जाएगी 4 से 25 और 2 जीरो, 2500 रुपए हमारी यहाँ पे 100% की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी है जिसका 1/10% लाभ पर, ठीक है, 1/10% लाभ पर, शेष 25% के लाभ पर बेचता है और पूरे पे 19.9% का लाभ होता है। हमें एक एवरेज भी दे दिया, एक प्लस वाला दे दिया, एक माइनस वाला दे दिया। हमको ये पता चल गया कि ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है। एलिगेशन का क्वेश्चन है तो मैंने परसेंटेज उठाई, और परसेंटेज एक कम वाली इधर रखी, एक ज्यादा वाली इधर रखी, और औसत वाली इधर रखी, और इनका अंतर लेना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने अंतर लेना स्टार्ट करा तो मैंने, क्योंकि परसेंटेज रखी थी, तो मेरा क्वांटिटी का रेशो आएगा। अगर मैंने परसेंटेजों पे लगाया है तो मेरा क्वांटिटी का अगर रेशो आएगा, तो मैंने निकाल दिया। 10 से ये कितना आ गया, 9.9, और ये कितना आ गया हमारा 5.1। मैंने इसको पॉइंट से पॉइंट काट दिए, और कितने से काट, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 रेशो में, और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 17 रेशो में 33 हमारा यहाँ पे क्वांटिटी का रेशो आ गया। हमने परसेंटेज पे लगाया जिससे कि हमें क्वांटिटीज का रेशो मिल गया। क्वांटिटीज का रेशो मिल गया, हमें तो पता है, लेकिन टोटल क्वांटिटी 100 किलोग्राम है, लेकिन हमारे हिसाब से तो टोटल कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से टोटल 50 आ रहा है। यानी कि 50 की वैल्यू 100 केजी है, 50 की वैल्यू 100 केजी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू 2 केजी हो गई। अगर एक की वैल्यू 2 केजी हो गई तो मेरे से 10% लाभ वाला पूछा है, यानी कि इस वाले की बात कर रहा था, तो मुझे इस 17 को निकालना था। अगर एक की वैल्यू 2 केजी है तो 17 की वैल्यू कितनी हो गई, 34 केजी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन भी हमारा एक बार पहले भी आया था, और ये वाला क्वेश्चन तो हमारा 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा सेकंड बार है, सेकंड टाइम है जो ये रिपीट हो रहा है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। घनाभ कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 10 मीटर 12 मीटर 14 मीटर है। 10 मीटर 12 मीटर 14 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी करने की लागत क्या होगी। अब जिस भी कमरे में आप बैठे हो उसमें अपनी चारों दीवारों को नोटिस करो। ठीक है, अपनी चारों दीवारों को जब आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, एक दीवार ये जो है, जो बिल्कुल आपके सामने है, इसमें एक हाइट है और लंबाई के समांतर बनी हुई है। एक दूसरी दीवार होगी जो थोड़ी चौड़ी होगी, ये ब्रेथ और हाइट से मिलके बनी हुई है, यानी कि चौड़ाई और लंबाई से मिलके बनी हुई है। ठीक है, अब आपको ये वाली जो दीवार है, इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो मेरे का L और H आएगा। इस वाली दीवार की क्षेत्रफल की बात करूं तो ये B और H आएगा, जो चौड़ाई के समांतर बनी हुई है। और इस तरह की दो दीवार होंगी। तो मैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि जब मैं पूरे कमरे के एरिया की बात करूंगा तो मैं उसमें टॉप और बॉटम भी काउंट करूंगा। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि दीवारों की बात करिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करूं तो वो हमारा होता है 2
LB प्लस BH, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है जब भी हमारी चार दीवारों पे सफेदी कलर पुताई और प्लस्तर जो कुछ भी आएगा, चार दीवार की बात आएगी, तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे। अब मेरे को पता है ये 10 मीटर क्या है, ये 10 मीटर लंबाई है, 12 मीटर ब्रेथ है और 14 मीटर हाइट है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 लंबाई इंटू, सॉरी बी नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे बी गलत लिख दिया, एक सेकेंड, ठीक है, बी हटा दिया हमने, ये आएगा LH और BH, 2LH प्लस BH, ठीक है। तो लंबाई इंटू हाइट आएगी, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 14, प्लस में B कितना आएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई में 14, ठीक है। तो और ये कितना आ गया हमारा 2 और 140 प्लस 12, 12 बार 144 और 24 और जोड़ दिया हमने, उसमें कितने हो गए 1, एक सेकेंड, 12 ढाई 120 और 12 चौक 48, यानी कि 168, 168 यानी कि हमारा कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई में 8, 6 4 10 की 0, एक हासिल और एक 3, 308 मल्टीप्लाई में 2 कितने हो गए 3 दूनी 6, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया आ गया वॉल्स का। एरिया वॉल्स का इतना आ गया, उसने बोला सफेदी की जो लागत है 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है और एरिया कितना है 616 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 616, अरे क्या लिख रहा हूँ 616 मल्टीप्लाई में 8, यानी कि 8 6 48, और इसके ऑप्शंस में लिखना भूल गया, या मैं जो कुछ भी भूल गया तो मैं आंसर निकाल देता हूँ। 8 6 48 का 8, 4 हासिल, 8 एकम 8 और 4, 12 का 2, एक हासिल, 8 6 48 और एक 49 28 रुपए हमारा जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वॉल्स की सफेदी करने की, ठीक है। ये ऑप्शन देना मैं भूल गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात चलते हैं 5 की तरफ। एक पुस्तकालय में अभी तक ये क्वेश्चन पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन है जो असिस्टेंट ग्रेड 3 में मेरे को देखने को मिला है, लेकिन ये 2022 में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सेम डिजिट्स के साथ 2022 में ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2 साल हो चुके हैं उस बात को, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके मैथ के पेपर खत्म हो चुके हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक सब्सक्रिप्शन लो टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, आप उनको बैठ के ना प्रैक्टिस करो। पीडीएफ्स निकाल के कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है, और सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है। मतलब दोनों चीजें बेटर है जिसमें आप सुटेबल हो। और टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन लोगे तो प्रीवियस पीवाईक्यूज का जो सब्सक्रिप्शन है आपको प्रास प्रो में मिलेगा। बस ये याद रखना, कहीं बाद में मुझे बोलो कि तुमने बोल दिया था हमने ले लिया, हमारे दोबारा दोबारा पैसे लगेंगे, नहीं भैया। पास प्रो में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा पीवाईक्यूज का, पास में सिर्फ आपको मिलेगा मॉक्स, ठीक है, तो आप उनको ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। इसमें मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक पुस्तकालय में कहानी पुस्तकों की संख्या गैर कहानी पुस्तकों की संख्या से अनुपात 5:7 है, यानी कि स्टोरी बुक्स और गैर कहानी को फिक्शनल बोल सकते हैं, नॉन स्टोरी फिक्शनल जो कुछ भी बोल लो। तो मैं इसको F से डिनोट कर लेता हूँ, चलो, और इसको S से डिनोट कर लेता हूँ। तो मेरे को उसने बोला S जो है 5 है, F जो है वो 7 है, और कहानी पुस्तकों की कुल संख्या 1325 है। मेरे को उसने बोला S है और फिक्शनल है और ये 5 है, ये 7 है, और मुझे इस 5 की वैल्यू दे दी 1325 वैल्यू दे दी मेरे को 5 की। तो मैं 7 की भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, 7 की निकाल सकता हूँ 1325 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 7, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 3, 5 6 30, कितना आ गया 2 5 25, यानी कि 26 मल्टीप्लाई में 7, और ये आ गया 7 5 35 का 5, 3 हासिल, 6 7 42 और 3 45 का 5, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 1855 आ गई मेरे पास इस 7 की वैल्यू। क्या मुझे इसकी जरूरत है? हाँ बिल्कुल मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूं, तो मैं आपको वही प्रोसेस बता रहा हूँ जो एक्चुअल में वहां पे करने से आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो आप इसको पहले से ही नोट डाउन करके रखेंगे। जब कुछ कहानियों की किताबें और खरीदी गई, अब स्टोरी बुक्स में कुछ ऐड कर दिया आपने, मिक्सचर एंड एलिगेशन में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे शायद पीछे भी आया भी था, नहीं अभी आगे आएगा एक और क्वेश्चन ना इसी टाइप का,
कि जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक चीज को डाल देते हैं, जैसे कि शराब वाला क्वेश्चन आता है, शराब और पानी का अनुपात 1 और 2 है और हमने 2 लीटर शराब और उसमें डाल दिया, अब अनुपात इतना इतना हो गया। तो अगर हमने शराब डाली है तो जो पानी की क्वांटिटी है वो हमारी रेशोज में बराबर रहनी चाहिए, वो हमारी पानी की क्वांटिटी रेशोज में बराबर रहनी चाहिए। तो उसी को बराबर करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1855 लिखा है, ठीक है। 1855 मेरे पास यहाँ पे गैर कहानी पुस्तकों की संख्या आ गई और इसमें कुछ ऐड करा गया, किसमें, स्टोरी बुक्स में जो है कुछ ऐड करा गया, स्टोरी बुक्स में से कुछ ऐड करा गया। उसके बाद क्या हुआ, स्टोरी बुक में कुछ ऐड करने के बाद इनका जो अनुपात है वो 8 और 5 का हो गया। अब मेरे को पता है स्टोरी बुक्स में कुछ ऐड करा गया, लेकिन फिक्शनल बुक तो उतनी की उतनी है। अगर फिक्शनल बुक यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी ही बुक यहाँ पे होंगी, इतनी ही बुक यहाँ पे होंगी। मेरे को पता है यहाँ पे कितनी बुक निकाली मैंने बुक निकाल के यहाँ पे रख रखी है कि 5 की वैल्यू, इस 5 की जो वैल्यू है वो 1855 है, क्योंकि इस 7 की वैल्यू भी 1855 ही है। और हमने ऐड तो सिर्फ इसमें स्टोरी बुक्स में करा है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो 5 की वैल्यू भी 1855 आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक की वैल्यू कितनी हो गई, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 से कम 5, यानी कि 5 में अगर मैं 331 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ बुक्स आ जाएंगी जो गैर कहानियों की है 1855, ठीक है। नॉन स्टोरी बुक्स जो है हमारे 1855, तो 331, तो मैं इसमें भी 331 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 371, जिससे कि इसकी ये बुक आ सके। इसकी वैल्यू तो मेरे को क्वेश्चन नहीं दी थी कि 1325 है, और मेरे से क्वेश्चन ने यही पूछा है कि कितनी पुस्तकें ऐड की गई यानी कि खरीदी गई। 1325 पहले थी, अब कितनी हो जाएंगी, अब देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 6, 5 हासिल, 8 तिया 24 और 5, 24 और 5 कितने होते हैं, 29 68। 29 68 बुक्स जो है वो अब हो गई, 29 68 बुक अब हो गई, 1325 पहले थी, तो यही इन्हीं का अंतर जो है वो ऐड करा गया है। इन्हीं का अंतर कितना आएगा, 2968 और 1325। अगर आप अपने सॉल्यूशन पे कॉन्फिडेंट हो तो मेरे को यहाँ पे इकाई का अंक दिख रहा है 3 एक ही उसमें, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं कॉन्फिडेंट हो तो आप एक बार और कर लो, तो यहाँ पे 6 से आ गया 4 और यहाँ से 9 से आ गया 6 और यहाँ से आ गया 1, 1643 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने पूरा इसलिए समझाया है क्योंकि इसे पूरा समझाना बनता है, वरना मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन जो है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता बहुत लंबे टाइम तक, अगर ठीक से ना समझा जाए। तो इस क्वेश्चन को ठीक से कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मेरे से थर्ड कोई प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि जो मेरी सेकेंड वाली वैल्यू है और जो मेरी थर्ड वाली वैल्यू है वो बराबर है, और इसको मैं लिख देता हूँ सी। इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे को वैल्यूज दी है वो मेरे को यहाँ पे पुट करनी है, ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी, और हमें सी की निकालनी पड़ेगी। थर्ड प्रोपोर्शनल ऐसी तो होगा ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हमने डाल दिया 1/8 रेशो में 1/12 और समानुपात में हमारा 1/12, और यहाँ पे हमने सी डाल दिया। हमें पता है अंदर अंदर की बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होगी, तो 1/8 मल्टीप्लाई में c इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई में 1/12। 8 से मैं कट करूंगा तो 4 तिया 12 और 2 से 6, तो मेरे को क्या मिलेगा, c की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 1/18, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा। और प्रोपोर्शनल पे पहला दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोपोर्शनल पे दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड प्रोपोर्शनल पे पहला क्वेश्चन है। और मुझे लगता है आगे आने वाले पेपरों में प्रोपोर्शनल्स पे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि असिस्टेंट ग्रेड 3 में इन्होंने ज्यादा पूछे नहीं है, तो प्रोपोर्शनल्स पे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप उनको थोड़ा सा पक्का करके जाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति 23 सेकंड में 115 मीटर की दूरी तय करता है। 23 सेकंड में 115 किलोमीटर प्रति घंटा में गति बताओ। आपका होमवर्क, इजी पीजी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर इच्छा करे तो कमेंट कर देना, ठीक है। और आप नीचे ना कमेंट करके सजेशन देते रहा करो, जिससे कि मैं उन पर काम करता रहूं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, पहले मैं सिर्फ हिंदी में इंग्लिश में कराता था, तो सजेशन के बाद ही मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को कराया। तो अगर आप लोग कुछ अच्छा सजेशन दोगे तो मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो करते रहा करो, बताते रहा करो कि हाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ है, ठीक है।
तो फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ए शर्ट whose market price is 546 after deducting a discount of 15% on its mark price। अंकित मूल्य पर 15% छूट घटाने के बाद उस शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका अंकित मूल्य 546 है। मेरे को पता है छूट मेरे का एमपी पे दी जाती है। अगर मैं एमपी को 100% मान रहा हूं तो मैं एसपी को कितना बोलूंगा, 100 में से 15% घटा दे भाई। मैंने घटा दिया भैया, यानी कि 85%। अब अंकित मूल्य इसका 546 है और मेरे से विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100% की वैल्यू 546 है, तो मैं 85% की वैल्यू निकलवा दूंगा इससे। 546 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 85। आप इसका सोल्यूशन अपने आप करके आंसर को यहाँ पे पिन कर दीजिएगा। 6×5 = 30, तो लास्ट में 0 होगी, तो हमारे दो ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन, एक तो एक हट जाता है। ठीक है, तो आप सोल्यूशन करके यहाँ पे आंसर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपके यहाँ पे इक्वल में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा है, 1 मिनट का समय लो और पढ़ लो, पहले पढ़ लो वरना दिमाग में आएगा नहीं। पोज करके पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, रोहन इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM। मेरे को किसी पॉइंट ए पे पहुंचाना है रोहन को, जहां की रोहन जो है वो 2 बजे पहुंच जाता है। ए जो है 2 बजे पहुंच जाता है, ठीक है। इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या रहती है इसकी यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर रहती है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा ही विल रीच देयर एट 12 नून, यानी कि वो 12 बजे यानी कि 2 घंटे पहले ही पहुंच सकता है। ए पे ही 12 PM पे भी पहुंच सकता है। कब स्पीड बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है 2 घंटे पहले पहुंचना है, तो जब उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक बात है, ना मेरे को ये पता स्टार्टिंग का है, ना मेरे को ये पता कितना टाइम इनको लग रहा है, बस मेरे को एक स्पीड दे दिया और एक टाइम दे दिया है कि अब 2 बजे पहुंच रहा है, 12 बजे पहुंच रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एट वॉट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच 1 PM, मेरे को बीच में पहुंचाना है। देखो बीच में पहुंचाना है तो दो चीजें तो मैं आपको बता के चलूं, ठीक है। तो ना तो स्पीड 18 से ज्यादा हो सकती है और ना 12 से कम हो सकती है, यानी कि 12 और 18 के बीच की स्पीड आएगी। तो यहां से दो ऑप्शन कट हो जाते हैं हमारे, एक और ये दो। अब बचते सिर्फ ये दो ऑप्शन। अगर आपके पास समय कम है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको दिमाग से ही लगाना होता है, समय आपके पास 2 4 5 सेकंड बचे हुए हैं, तो आप इसमें टाइम वेस्ट करे बिना इन दोनों ऑप्शन में से एक पे खेल सकते हो, खेल सकते हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म है, खेल सकते हो, क्योंकि 12 से कम वाले कट जाएंगे, 12 से 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे खेल सकते हो। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब यहाँ पे स्पीड क्या हुआ, स्पीड इसने क्या करा कि 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, जिससे क्या फर्क पड़ा, जिससे क्या फर्क पड़ा, इसे 2 घंटे बच गए। भाई 2 घंटे बच गए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाने पे, तो मैं ये कह सकता हूँ पर घंटे कितनी स्पीड उसे बढ़ानी पड़ेगी, लगभग लगभग 3 किलोमीटर, पूरी 3 किलोमीटर तो नहीं, हर घंटा बचाने के लिए उसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा लगभग में। तो आप 12 3 15 के आसपास का कोई भी ऑप्शन टिक कर दो, और दोनों ही 15 के आसपास के दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इसको अब यहाँ पे अब तुक्का प्रजाति वाली उससे बाहर आते हैं और जरा हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया जब आपके पास टाइम कम हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगेगा आपको टाइम, ठीक है। तो मेरे को क्या पता चला क्वेश्चन को पढ़ के कि रोहन 2 बजे पहुंच जाता है जब वो 12 किलोमीटर से चलता है, और 18 से चलता है तो 12 बजे पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन ये कहीं से चले भी होंगे, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट जो था वो बी था, मुझे नहीं पता यहाँ पे किस टाइम चले, यहाँ पे एक सेम टाइम पे चले होंगे, बस इतना कंफर्म है कि यहाँ से किसी सेम टाइम पे चल रहे होंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। मैंने अगर बोला कि मेरा स्पीड का रेशो जो है वो 12-18 है, तो मुझे मैंने बोल दिया कि जो इसका टाइम का रेशो होगा वो 18 और 12 होगा, हमने भी पीछे भी करा था। यहाँ पे मेरे को 2 घंटे का गैप दिख रहा है, 2 घंटे का गैप दिख रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ से तो टाइम में 6 घंटे का गैप दिख रहा है, 6 का अनुपात में हमें 6 का गैप दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी कट डाउन कर लेता हूँ, मैं स्पीड को तो कट डाउन नहीं कर सकता, मैं टाइम को तो कट डाउन कर सकता हूँ ना। तो मैं टाइम को जरा कट डाउन कर लेता हूँ, टाइम को मैंने कट करा तो 6×3 = 18, तो इसका टाइम 3 घंटे, और 6×2 = 12, इसका टाइम 2 घंटे, यानी कि यहाँ पे ये जो कट डाउन करके वैल्यू आती 2 3 आती, मैंने उनको रिवर्स लिख दिया।
अब मेरे को डिस्टेंस ये मिल गया कि 12 तिया 36 डिस्टेंस और 18 दूनी 36 डिस्टेंस। ठीक है, मेरे को यहाँ से पता चला जो यहाँ का एक की वैल्यू है वो यहाँ पे 2 घंटे है, यहाँ पे 2 घंटे का गैप है, उसी एक की वैल्यू यहाँ पे 2 घंटे है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसको 6 घंटे लगे होंगे और यहाँ पे इसको 18 दूनी 36 घंटे, ओ सॉरी घंटे की बात हो रही है ना, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे इसको 4 घंटे लगे। क्या डिस्टेंस सेम है, 12 6 48 और 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 12 पंजे 60, 12 6 72 और 18 चौक 72। ठीक है, डिस्टेंस हमारा सेम है, तो 12 की स्पीड से इसको 6 घंटे लगते हैं और 18 की स्पीड से इसको 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर 12 की स्पीड से इसको 6 घंटे लगते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 है जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो 6 घंटे पहले होगा, 6 घंटे पहले होगा यानी कितने बजे होगा, 8 बजे होगा, ये भी 8 बजे ही चलेगा, यहां से भी चलेंगे, ट्रेवल करेंगे 72 किलोमीटर ही, 72 किलोमीटर ही। अब इसने तीसरी कंडीशन में बोला 8 बजे ही चलना है, 1 बजे पहुंचना है, बस इतना सा सिंपल सा सवाल रहेगा। अब ये 8 बजे चलना है और 1 बजे पहुंचना है, यानी कि 5 घंटे में उसे 72 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो 1 घंटे यानी कि पर किलोमीटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 72/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 यानी कि 114.4 किलोमीटर पर आवर हमारी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो या फिर 2 क्वेश्चन एलिमिनेट करके उनमें से एक पे तुक्का खेल दो। वैसे भी तुक्का खेलने में ना डी पे सबसे कम तुक्का लगाना मेरे हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में कांच का एक लंबवृत्तीय बेलन है, वो आधा पानी से भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, पानी की मात्रा बताओ। मैं इसको कराने पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। भाई लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, ये होता है, ये आधा पानी से भरा हुआ है, ये आधा यानी कि यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि क्या है ये, क्या है ये, क्या है। अगर पूरा होता तो इसका जो वॉल्यूम आता, पूरे का वॉल्यूम होता πr²h, लेकिन ये तो आधा भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/2 πr²h। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालेंगे तो 1/2 22/7 मल्टीप्लाई में इतना, सॉरी पाई में तो आंसर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 22/7 नहीं डालना, पाई को पाई रखते हैं और 5 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12, 2 से हम इसको काटेंगे तो 6 बार और 25 छिक्का 150, हाँ यानी कि हमारा 150 पाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे 150 पाई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूले में डाल के निकालना था। 11 पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन वही हमारा मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन दोबारा आ गया। वहां पे क्या कर रहा था वो, वहां पे उसने बुक्स ऐड करी थी, यहाँ पे इसने चीनी का घोल और रंगीन पानी बोल दिया। ठीक है, एक मिश्रण में चीनी का घोल और रंगीन पानी, और चीनी के घोल को मैं क्या बोल देता हूँ, एस शुगर, और रंगीन पानी को क्या बोल देता हूँ, वाटर, वाटर ही बोल देते, रंगीन से क्या मतलब है, वाटर ही बोल देते हैं, एस और डब्ल्यू बोल देते हैं। ठीक है, यदि मिश्रण में 10 लीटर रंगीन पानी मिलाया गया, रंगीन पानी मिलाया गया इसका मतलब यह है कि चीनी का घोल पहले के समान ही रहा। पहले अनुपात जो था वो 5 और 2 का था, किसका, शुगर और वाटर का, रंगीन पानी का। ठीक है, अब 10 लीटर रंगीन पानी ऐड कर दिया गया, यानी कि इसमें 10 लीटर ऐड करा गया, मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बोला अनुपात अब 5 और 4 का हो गया, अनुपात 5 और 4 का हो गया। अनुपात जब 5 और 4 का हो गया, जब अनुपात 5 और 4 का हो गया, कब हो गया, जब मैंने रंगीन पानी उसमें मिलाया, यानी कि ये क्वांटिटी तो बराबर रहनी चाहिए। अब ये तो यहाँ भी बराबर ही है, अगर ये यहाँ भी बराबर ही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये अनुपात में 2 ऐड हुआ है, इसी की वैल्यू 10 लीटर है, इसी की वैल्यू 10 लीटर, तो 1 की कितनी हो गई, 5 लीटर हो गई। 5 लीटर हो गए तो हम नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे ना कि ऊपर वाले में। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 हो गई, और यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कितनी, सॉरी चीनी के घोल की क्वांटिटी कितनी हो गई, 25 लीटर हो गई। अब मेरे से चीनी के घोल की क्वांटिटी पूछिए तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। अगर हमसे यहाँ से पहले पूछ लेता कि इनिशियली वाटर कितना था, तो इनिशियली वाटर हम कैसे निकालते, 20 अब है 10 मिलाया था, तो हमारा 10 लीटर जो है वो इनिशियल वाटर हो जाता। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल देते। मतलब कि जो मिलाया गया है उसका, उसे छोड़ के जो दूसरे वाली क्वांटिटी होगी वो आपकी दोनों बार बराबर रहेगी, तो हम उसके रेशियोज को बराबर कर लेंगे। यही काम हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया, नहीं किया? पिछले वाले क्वेश्चन में भी, एक सेकेंड, मैंने इसको बराबर नहीं करा ना, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं? कमेंट में बताना अगर मेरे को दूसरे तरीके से समझाना, तो मैं इसकी क्वांटिटी को बराबर करके भी समझा सकता हूँ, वो ज्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है। कमेंट में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया, हमारा 11 हो गया, हम आ गए 12 पे। 12 हमारा मतलब इस तरीके का क्वेश्चन तो 6-7 बार आ ही चुका है। ठीक है, हमसे बोला कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली प्रत्येक गेंद, गेंद क्या होती है, हमारा गोला, ठीक है, की संख्या ज्ञात कीजिए जो 48 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाई जा सकती है। 48 सेंटीमीटर व्यास यानी कि 24 सेंटीमीटर रेडियस, और गोले की बात कर रहा है। अब एक चीज को दूसरे में बनाना तो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मेरा वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो 4/3 और 4/3 क्योंकि ये इक्वल आएंगे, कितनी गेंदे उसके लिए मैक्स डाल देता हूँ, 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट हो जाएगा। आर की क्यूब को अगर मैं देखूं तो आर की क्यूब क्या होगी, जिसे 48 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले में ढाला जाता है। तो बड़ी वाली जो आर है वो तो कितनी है, 48 मल्टीप्लाई, सॉरी 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24, और जो छोटी वाली आर है वो कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 छिंग 6 6 6 से ही काट लेते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 चौक 16 चौका 64। अरे ये भी तो वही है, ये भी तो व्यास था। तो यहाँ भी नीचे 8 से डिवाइड होगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16 चौका 64 मल्टीप्लाई में 8, 8 छिक 48, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 8 चौक 32, 512। x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी आ गई 512, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो भी टीएसडी का क्वेश्चन, सिंपल सा टीएसडी का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, तो ये भी आपके होमवर्क में आ गया। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में आ गए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। क्वेश्चन नंबर 14 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6 और 7 हो जाता है। कुछ नहीं करना, हमें पता है जब अनुपात की बात कर रहा है तो अगर मैं इसमें कुछ कुछ मल्टीपल करूंगा और एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से देखूं तो एचसीएफ मल्टीपल करूंगा तो मेरी संख्याएं आ जाएंगी। तो मैंने बोला कि संख्याएं जो है वो 3x और 5x के अनुपात में, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, प्रत्येक में अलग अलग भी जुड़वा सकता था, ऊपर 4 नीचे 6, ऊपर कुछ नहीं नीचे 112, तो इनका कुछ अनुपात बन गया। कुछ क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं आप ज्ञात करके बताएंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को यहाँ पे इसमें पुट कर देना 3x और 5x में, अपने यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक घोड़ा 68 मीटर इंटू 28 मीटर लंबे एक आयताकार घास के मैदान के एक कोने से 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। वह क्षेत्र के कितने क्षेत्र में चढ़ सकता है, मतलब कि चरे जाने वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10th क्लास का, अलग अलग नंबर्स में आता रहता है, बिल्कुल एनसीईआरटी का डिक्टो क्वेश्चन है। अब मैं आयत की बात करूं तो ये जो आयत है ठीक ठाक आयत बन जाए बस, चलो कोई नहीं। 68 मीटर तो इसकी लंबाई है और 28 मीटर इसकी चौड़ाई है। उसने कहा कि आयताकार मैदान के एक कोने पे, अब मुझे पता है आयत का जो कोना होता है वो 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे घास उसे बांधा गया, घोड़े को, घोड़ा नहीं बंधा, घास का मैदान है, ठीक है। 28 मीटर उसकी लंबाई है रस्सी की, तो ये 28 मीटर ऐसे घूमता हुआ यहाँ तक 28 मीटर आएगा। तो ये वो जो क्या है वो यहाँ तक 28 मीटर घूमता हुआ आएगा, तो 28 और 28 हो जाएगा। अब मेरे को दिख रहा है कि 90 डिग्री है
और ये दोनों जो है सर्कल में आएंगी, क्योंकि घोड़ा जो चलेगा वो ऐसे गोल गोल घूमता हुआ चलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा एक सर्कल का, 1/4 सर्कल का हो जाएगा। यानी कि हम क्या बात करेंगे कि जो चढ़ने वाला क्षेत्र है वो क्या होगा, वो 1/4 हो जाएगा एक सर्कल का, सर्कल के क्षेत्रफल का। अब सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर क्या होगी, जो उसकी रस्सी की लंबाई है, 28 मीटर रस्सी की लंबाई है। तो 1/4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में 28, मेरे को यहाँ से दिख गया कि 7 चौक 28 पूरा कट गया। और 28 दूनी 56 मल्टीप्लाई में 11, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 616 मीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया, जिसे चला जा सकता है। चढ़ने वाला क्षेत्र जो है 616 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ भी नहीं है। 5 व्यक्ति घनाकार कमरे में रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 25 मीटर स्क्वायर हवा की आवश्यकता है, घन की भुजा बताइए। भाई मेरे को पता चला कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 25 मीटर स्क्वायर हवा चाहिए, यानी कि सारे टोटल को मिलकर कितनी चाहिए, 125 मीटर स्क्वायर हवा चाहिए। 125 मीटर स्क्वायर हवा चाहिए। तो ये भी 5 मीटर है, सॉरी 5 है। तो 125 मीटर स्क्वायर क्या होगा, कमरे की वॉल्यूम होनी चाहिए, क्योंकि 5 ही रह सकते हैं, उतनी ही टोटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। हमें पता है कि घन की भुजा निकालने के लिए मेरे को पता है अगर ये वॉल्यूम है तो ये साइड की क्यूब बराबर में 125 के, तो साइड कितना हो जाएगा, 5 मीटर की हो जाएगी, 5 मीटर की हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये घन मीटर स्क्वायर हवा देख कर डरना मत, उसका को मतलब नहीं है, अगर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी इसे 10 दिनों में कर सकते हैं। मेरे को 3 लोगों के अलग अलग वो दे दिए, मेरे को यहाँ से देखते पता चल जाना चाहिए कि आखिर में ए प्लस बी प्लस सी निकल के आ सकता है। कैसे देखते हैं, ए प्लस बी मेरे को दिया हुआ है कि 6 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी के बारे में स्टेटमेंट दे दी कि 12 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए के बारे में स्टेटमेंट दे दी कि यहाँ पे हम 10 दिन में कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन देखते ही आप देखो कि यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, कभी कभी हो सकता है ना भी हो, तो आप इसको चेक कर लो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क मेरा कितना आएगा, 60 आ जाएगा, 6 धाई 12 पंजे और यहाँ पे 10 छिक 60, 10 छिक 60 आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं और टोटल वर्क को भी जोड़ दूं, इन तीनों के वर्क को भी जोड़ दूं, तो मेरे को यहां से मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना होगा 21, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10.5। अब मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है ए अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा। भाई मेरा ए निकालना है मेरे को, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास है, तो मैं इसमें से b प्लस सी माइनस कर देता हूँ। जैसे ही मैं b प्लस सी माइनस करूंगा तो मैं 10.5 में से 5 को माइनस करूंगा, 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5। a एक दिन में 5.5 काम कर सकता है, तो 60 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, लगभग की बात कर रहा है, लगभग की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं कितना आ गया भाई, टोटल वर्क 60, a का एक दिन का काम कितना 5.5, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, यहाँ से 11 आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 120 अपॉन में 11, 11 से मैं इसको काटूंगा तो 11 एकम 11, एक बचेगा 10, तो 11 99 10.9 डेज के आसपास समथिंग आएगा आंसर। 10.9 तो नहीं है, लगभग की बात कर रहा था, तो हम इसे 11 दिन कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को चलते हैं। एक टायर, टीयर नहीं है, टायर है, पता नहीं हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही लिखा था, ट्रांसलेट भी ऐसे ही हुआ है। एक टायर में 2 पंक्चर हैं, अकेले पहले पंक्चर 14 मिनट में इसे सपाट कर सकता है। ठीक है, नेगेटिव ही है, दोनों दोनों चीजें ही नेगेटिव है। दूसरा इसे अकेले 22 मिनट में सपाट कर सकता है।
यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो इसे सपाट करने के लिए दोनों पंक्चर एक साथ कितना समय लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम लो, नीचे उनका टोटल वर्क दोनों का रख दो, आपका निकल के आ जाएगा। तो ये भी आपके होमवर्क में दे देता हूँ, सीरीज का एंड है तो इतने फालतू क्वेश्चन कराने की भी जरूरत मुझे लगती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इसको आप ए और बी के फॉर्मूले में रखोगे और 1620 जितनी भी छूट एकल आएगी उसे 1620 के बराबर रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। तो ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क में ही है। एक क्वेश्चन इस टाइप का अभी इसमें हुआ था और एक क्वेश्चन ये आ चुका है, और आने वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा ही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये रिपीट होगा ही होगा, तो आप इसको पकड़ बना लो। क्वेश्चन नंबर 20, एक तार 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, ये तो आयत बन गया, लेकिन इस वर्ग की क्या होती है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है और एक तार को मोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, तार एक वृत्त के रूप में बनाने के लिए मोड़ा जाता तो इसकी त्रिज्या क्या होती। मेरे से त्रिज्या पूछिए, इसी को अगर मैं सर्कल के रूप में मोड़ देता तो इसकी त्रिज्या पूछिए मेरे से, आर बराबर कितनी होगी। आर बराबर कितनी होगी, तो या तो वो उससे निकल सकती है क्षेत्रफल से, या तो फिर परिधि से, या तो सरकमफ्रेंस से निकल सकती है। तो यहाँ पे मैं क्षेत्रफल तो पता कर सकता हूँ और मैं सरकमफ्रेंस भी पता कर सकता हूँ। तो इजी मेरे को क्या पड़ेगा, मेरे को पता है ये वर्ग है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस क्या होता है उसे, परिधि जो है, सरकमफ्रेंस जो है वो कितनी होगी, 4a होगी। और 4a कितने के बराबर होगी, 4 मल्टीप्लाई में 24। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में 24। अब इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 24। तो आर इधर छोड़ देते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई 24 अपोन में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, और यहां से 11 बच जाएगा और 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो 7 चौक 28 का 8, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 अपोन में 11। पॉइंटों में मेरा आंसर है, मैं काट लेता हूं। तो 11 एकम 11, कितने पे कितना बच गया, 5 बच गया, 58। तो 11 पंजे 55, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होगा, जो कि मेरा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे असिस्टेंट ग्रेड 3 के सारे पेपर कंप्लीट हो गए। ठीक है, ग्रुप आपका कल दोपहर 11-12 बजे तक कंप्लीट अपडेट हो जाएगा, तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं कर पाया। और बाकी अब जो आगे पेपर मिलेंगे, मैं डीएसएसबी के पेपर वो सोल्व करा पाऊंगा। उसके बिना मैंने वो पोल डालता हूँ तो उसमें इंग्लिश के ज्यादा वो बनने, प्रोबेबिलिटी की इंग्लिश की डिमांड चल रही है। अगर 1-2-3 दिन में कोई पेपर अवेलेबल ऐसा होता है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके तो मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगा, वरना फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे 14-15 दिन के लिए इंग्लिश पे। फिर जब अप्रैल में आपके वो आएंगी आंसर की आएंगी मार्च वाली, फिर उन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है अप्रैल में कोई पेपर होगा। तो बाकी आज के लिए इसको कीप कर लेते हैं, इसको भी अपडेट कर देंगे आपके ग्रुप में, ये भी आपको आपके ग्रुप से मिल जाएगी। बाकी आपसे कल मिलते हैं, धन्यवाद।